So we are here to study what is happening during the G1 phase. And along with that, we will discuss DNA damage checkpoint. We could be able to discuss RB protein in G1 phase, then okay, otherwise it will be discussed in the next lecture. अब हम लोग देख रहे हैं कि सेल जब G1 फेज में होता है उससे पहले वो M फेज में होता है। ठीक है, मैं थोड़ा लाइन को सीधा ले लेता हूं। यह सही है। तो सेल कैसे एक फेज से दूसरे फेज में इंटर करता है, M to G1 फेज, और क्या इसमें घटनाएं हो रही, व्हाट इज हैपनिंग देयर। ठीक है, मैं इस मिडिल पॉइंट को भी ऐसे करके उठा ले रहा हूं। ओके, ये जो है ना, ये बता रहा है कि यहां से किसकी एक्टिविटी बढ़ेगी, किसकी एक्टिविटी घटेगी। ये इट इज नॉट अ बाउंड्री लाइन, रादर ये बताता है कि अब आगे जीवन फेज शुरू होने वाला। और अब आप देखें कि जीवन फेज में जो मतलब एम फेज में जो एम साइक्लिन, उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, लेकिन जैसे जैसे वो एम फेज खत्म हो रहा है उसका कॉन्सेंट्रेशन भी घट रहा है, और घटते 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 वो एकदम ऐसा करके हो गया। ठीक है, हम इसको ऐसे आगे बढ़ाते हैं, जीरो में नहीं करेंगे क्योंकि जीरो कुछ ऐसा होता नहीं है। ये हो गया एम साइक्लिन। ठीक है ना, एम साइक्लिन का हायर कॉन्सेंट्रेशन रहा, कब रहा, जब एम साइक्लिन फेज पीक पर था। एकदम अपना आराम से इसको समझना है। अब क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये जो जगह है, ये जो जगह है, इस पॉइंट को हम कहते हैं, यहां पर है एनाफेज। यहां पर क्या है, एनाफेज। एकदम स्पष्ट हम समझते हैं। तो एनाफेज है, इसका मतलब है कि एनाफेज को प्रमोट करने वाला जो प्रोटीन है वह यहां बढ़ेगा। अब आप देखिए कैसे बढ़ रहा है, ये भी थोड़ा सा ऐसे जीरो था, ऐसे करके यहां से खींचते हैं। ठीक है, पीक पर गया और ये एकदम ऐसे करके ड्रॉप डाउन हो गया। ठीक है, ये जो है इसको हम लोग कह रहे हैं APC CDC20। ठीक है ना, ये जो है ग्राफ, इसका जो पीक है वह पीक है एनाफेज के बीच में। देखिए यहाँ एनाफेज चल रहा है और इसका पीक है, लेकिन जैसे एनाफेज खत्म होता है इसकी मात्रा भी तुरंत घट जाती है। अब देखिए एक और प्रोटीन है, और ये बड़ा एग्जामिनेशन में बहुत सुपरहिट क्वेश्चन इससे रहता है। उस प्रोटीन का नाम है HCT1-APC एक्टिविटी। जस्ट सी द थिंग, व्हाट इज हैपनिंग। जैसे जैसे एम फेज खत्म हो रहा है, एक और प्रोटीन है जिसकी सिंथेसिस बढ़ते जा रही है, एंड दिस इज कॉल्ड HCT1-APC कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। अब आप गौर करेंगे, यहां पर गौर ही कर ही रहे होंगे, और क्या करेंगे, एपीसी दो जगह दिख रहा, एक एनाफेज के टाइम में और एक HCT1 के समय एनाफेज। बट दोनों का कोलैबोरेशन अलग है, यहाँ CDC20 के साथ जुड़ा हुआ है और यहाँ HCT1 के साथ जुड़ा, और इसका कॉन्सेंट्रेशन जीवन फेज में बहुत अच्छी तरीके से है। So while we are discussing developing a discussion, तो हम क्लियर कट कहते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम साइक्लिन या एम साइक्लिन लेवल इज अप टू द मार्क ड्यूरिंग एम फेज। एम फेज में इसका जो कौन या अप टू द मार्क, एपीसी CDC20 को हम लोग कहते हैं इसका कॉन्सेंट्रेशन एना फेज में अप टू द मार्क, और बाकी जगह क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। while HCT1-APC complex is good in the G1 फेज। आपके मन में आएगा सर G1 SCDK का क्या हुआ, हाँ हाँ, ये उसी के अंदर में, ये उसी के अंदर में ये सारे प्रोटीन्स आते हैं, उसी का नाम है। ओके, सो दिस इज द ग्राफ। APC CDC
20, इसका एक काम होता है, एक काम इसका है डिस्ट्रक्शन ऑफ MCDK, ठीक है ना, MCDK मतलब कि MCDK को ये डिस्ट्रक्ट करेगा, ठीक है, उसको डाइजेस्ट करेगा, कहीं दिक्कत नहीं। जैसे हम लोग एमसाइक्लिन लेते हैं ना, एमसाइक्लिन इसी का एक प्रोटीन का नाम, एमसाइक्लिन, जिसे साइक्लिन बी भी कहते हैं। अब आता है HCT1 APC कॉम्प्लेक्स। इसका काम क्या है? तो हम कहते हैं इसका काम भी डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन ऑफ MCDK। बोलेंगे सर दोनों का जब एक ही काम है तो फिर कोई एक ही कर लेता, दूसरे को करने की क्या जरूरत है? डिस्ट्रक्शन ऑफ MCDK ड्यूरिंग लेट M फेज, समझे? और डिस्ट्रक्शन ऑफ MCDK ड्यूरिंग G1 फेज। एकदम क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए। HCT1 APC कॉम्प्लेक्स है, या फिर उल्टा भी कर सकते हैं APC HCT1। अगर आपको मालूम लगा कि नहीं सर थोड़ा आप अगर ऐसे लिख दीजिएगा तो हम लोग को क्या अच्छा नहीं लगेगा, हम इसको और अच्छे से दिमाग में बिठा लेंगे, तो चलो ठीक है भाई, हम आपके लिए करें, चलो इसको मिटा देते हैं और हम इसको लिखते हैं APC एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स HCT1 कॉम्प्लेक्स। हाँ बोलो, हाँ सर अब आंख में दिखने में अच्छा लगता है। डिफरेंस यही है, काम करने का एक ही तरीका है, बट एक का तरीका है कि वो लेट M फेज में डिस्ट्रक्शन शुरू करता है एमसाइक्लिन का, और एक जो है वो ड्यूरिंग G1 फेज में इस काम को करता है। तो दोनों का डिफरेंस जो है वह ये पॉइंट होता है, ठीक है। हम लोग को जब हम किसी चीज को पढ़ रहे होते हैं तो बहुत बारीकी से उसके बेसिक जो फंडामेंटली डेफिनेशन है ना उसको समझना पड़ता है, ठीक है ना। अगर हम उसको समझते हैं तो फिर कोई दिक्कत कभी नहीं होता है। तो ये अभी आपने जो देखा ग्राफ, और ग्राफ के बाद जो आपने डिस्कशन देखा, वह डिस्कशन इसी चीज को बताता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट जो है उसमें आप लोग को एक टर्म जो होता है जो सेल में बहुत यूज होता है CKI। ये हम आप सब लोग को बताया, लेकिन हम एक बार फिर से बताते हैं। CDK, इसमें से C लिया गया और K लिया गया इनके लिए, और I का मतलब होता है इनहिबिटर, इनहिबिटर प्रोटीन है ये। तो CKI जो है वह 3 अल्फाबेट यूज करता है, जिसमें C और K CDK का, और I जो है वो इनहिबिटर का यूज करता है, ठीक है ना। तो जब भी हम लोग देखते हैं APC HCT1 का काम G1 फेज में, इसके साथ हम लोग CKI भी देख रहे होते हैं, मतलब CDK इनहिबिटर प्रोटीन का भी काम देखते हैं। ये सब मिलकर इंश्योर करता है कि G1 फेज में कोई भी ऐसी घटना ना हो जो M फेज में हुआ, ठीक है ना। M फेज को कंप्लीटली वहां डिस्ट्रॉय करना, M फेज के सारे मटेरियल्स को यहां कंप्लीटली इनएक्टिवेट करना, ताकि G1 फेज में कोई ऐसी घटना नहीं हो जो M फेज में हुआ था। इसके लिए यह APC HCT1 एंड CKIs का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कि APC CDC20, APC CDC20, CDC20 ये लेट M फेज में खूब एक्टिव रहता है, लेकिन वहीं पर APC HCT1 ये G1 फेज में खूब एक्टिव रहता है। तो दोनों का बाउंड्री बांध दिया कि भाई देखो तुम्हारा काम जो है वो M फेज में एनाफेज के बाद का अपना सब एनाफेज और उसके बाद का चीज संभालोगे, और APC HCT1 को कह दिया कि भाई देखो तुम्हारा काम है कि तुम G1 फेज में मैदान को संभालो, और किसी प्रकार से G1 फेज में सेल डिवीजन मत प्रमोट कर देना, ठीक है।
तो इन सब चीजों पर जब हम ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से हमें बातें समझ में आती है। तो अगर हम एक हेडिंग दें यहां पर कि MCD के एक्टिविटी इज सप्रेस्ड ड्यूरिंग जीवन फेज बाय, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस घटना को करता है? वो कहते हैं APC HCT1 एक्टिविटी। ठीक है ना? ये एक्टिविटी अगर चलते रहेगा तो MCDK को ये पनपने नहीं देगा, ये MCDK को डैमेज कर देगा। हमें जीवन को चलाना है ना, हमें M फेज तो चलाना है नहीं। सेकेंड, CKIs CDK इनहिबिटर प्रोटीन, जैसे कुछ एग्जांपल्स इसमें हम लिखते हैं P27 मैमल्स में, ठीक है ना, SIC1 यीस्ट में। इस तरह के कुछ एग्जांपल्स हम लोग CKI के देखते हैं। और थर्ड जो ये है वो होता है कि प्रोडक्शन ऑफ M साइक्लिन डिक्रीज्ड। ये तीन घटनाओं से हम जीवन फेज में MCDK का काम नहीं होने देते हैं। पहला, APC HCT1 को प्रमोट करके, दूसरा CKI CDK इनहिबिटर प्रोटीन को प्रमोट करके, और तीसरा M साइक्लिन के सिंथेसिस को घटाकर। अगर ये हम काम कर लें तो जीवन फेज हमारा बेदाग रहेगा, किसी भी तरह से M फेज की कोई भी घटना उसमें नहीं होती है। अब हम लोग आ रहे हैं जीवन से, अगर एक झटके में अगर हम लोग S को देख लें तो जीवन S फेज में क्या है कि जीवन फेज तो आराम से चल रहा है, क्योंकि इसमें जीवन SCDK अपना काम कर रहा है बढ़िया से, मजे मजे, एकदम जीवन खुश है। मैं खूब सारा प्रोटीन बनाऊंगा, ढेर सारा mRNA बनाऊंगा और खुश हो जाऊं, बढ़िया, सेल इज वेरी हैप्पी। तो अब जो है हमारा कि जीवन SCDK अब काम कर रहा है, अब हमको S फेज में एंटर करना है। तो इन दोनों के बीच में एक चेक पॉइंट होता है। इस चेक पॉइंट पर सारी बातें होती हैं कि भाई क्या है, क्या तुमको सचमुच S फेज में जाना है? हाँ जी सर जाना है। क्या तुमको DNA पॉलीमरेज बनाओगे? बनाएंगे। मतलब सारे चेक पॉइंट इसमें यहाँ चेक किया जाता है। इस तरीके से ये चीजें जीवन से S फेज में जाती हैं। चूंकि इसका हम लेक्चर पहले ले चुके हैं, इसलिए इसमें अब हम ज्यादा कुछ नया नहीं लेना चाह रहे हैं। अब जो है हम लोग इसी में अब कुछ ऐसे टॉपिक्स को देख रहे हैं धीरे धीरे, चूंकि हमारा ये साइकिल होने के बाद फिर कैंसर की ओर भी हम लोग बढ़ेंगे। तो अब देखिए आपकी एक नया टॉपिक इसमें डेवलप होता है, और वो होता है रोल ऑफ आरबी प्रोटीन। रोल ऑफ आरबी प्रोटीन किस काम में? ब्रेक जीवन सेल्स इन मैमल्स। ठीक है, ब्रेक जीवन सेल्स इन मैमल्स। आप सभी लोग कभी ना कभी आरबी प्रोटीन्स के बारे में जरूर पढ़ें। आरबी जो है उसका फुल फॉर्म होता है रेटिनोब्लास्टोमा। ये कैंसर सेल में स्टडी किया गया था और वहां इसको ऑब्टेन किया गया आरबी प्रोटीन। इट इज अ रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन, जो रेटिना में जो कैंसर विकसित होता है आई में, उसमें ये पढ़ा जाता है। रेटिनोब्लास्टोमा का काम क्या है कि ये इनहिबिट करता है, रोकता है, इनहिबिट्स सेल साइकिल प्रोग्रेशन। ठीक है ना, इसका काम क्या है? सेल साइकिल प्रोग्रेशन, मतलब सेल साइकिल जो हो रहा है G1 से S, S से G2, G2 से M, फिर उसको ये रोकेगा। ठीक है,
आई कैंसर के दरमियान, स्टडी के दरमियान में लोगों ने इस रेटिनोब्लास्टोमा के बारे में पढ़ा और क्या देखा, देखा कि अरे बाबा, ये तो सेल साइकिल को गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है, सेल साइकिल को गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है। बोला ठीक है, एक लाइन में रेटिनोब्लास्टोमा को मैंने समझाया। अब कुछ और प्रोटीन्स के, अब इसी के अंदर में कुछ और प्रोटीन्स की जानकारी आपको चाहिए, तो और आपकी जानकारी बढ़ेगी। रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन काम कैसे करता है, हाउ डज इट वर्क, ठीक है, कैसे काम करता है। तो रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन कभी भी अकेले काम नहीं करता। जब इसके साथ E2F, मेरे प्रीवियस लेक्चर में जहां पर एस फेज में थे, वहां पर E2F प्रोटीन के बारे में चर्चा मैंने किया। जब ये दोनों आपस में जुड़ते तो बनता है रेटिनोब्लास्टोमा E2F कॉम्प्लेक्स। ओके, और ये कॉम्प्लेक्स जो है, ये कॉम्प्लेक्स G1 CDK एक्टिविटी को प्रमोट करता है, promotes G1 SCDK एक्टिविटी, ठीक है ना। अब हमें इसको अगर थोड़ा डायग्रामेटिक अगर हम दिखाएं तो हम बोलते हैं कि ये जो है ना, ये है RB प्रोटीन, रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन, और E2F को हम लोग ऐसे इंडिकेट करते हैं कि ये जो है वो E2F, तो दोनों आपस में जुड़ जाए तो फिर इसकी एक्टिविटी होने लगती है, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट ये हुआ कि रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन को एक्टिवेट करने के लिए E2F प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। तो हम थोड़ी सी जानकारी E2F के बारे में भी बना लेते हैं, तो हम इस पूरे मशीन को और अच्छे से देखेंगे। E2F, व्हाट इज E2F प्रोटीन? कहते हैं कि यह एक जीन रेगुलेटरी प्रोटीन है। इसके बारे में क्या बोलते हैं? E2F इज अ जीन रेगुलेटरी प्रोटीन, जीन रेगुलेटरी प्रोटीन, जीन रेगुलेटरी प्रोटीन, ठीक है। और ये जीन रेगुलेटरी प्रोटीन क्या करता है? बाइंड्स टू डीएनए, डीएनए के जो स्पेसिफिक प्रमोटर होता है, स्पेसिफिक प्रमोटर होता है, उस पर जाके ये जुड़ जाता है, डीएनए पर जुड़ गया। और जैसे डीएनए पर जुड़ता है, उसके बाद डीएनए जो है, थोड़ा एक डीएनए का ऐसे डायग्राम एक हल्का सा बनाते हैं। ये डीएनए है हमारा, हाँ ये डीएनए है, और इस डीएनए पर मान लो कि ये प्रोमोटर रीजन है, इस प्रोमोटर रीजन पर जाकर ये E2F जुड़ गया, और जुड़ने से यहां ट्रांसक्रिप्शन शुरू हुआ, और उस ट्रांसक्रिप्शन के कारण जो एमआरएनए बने, वो एमआरएनए, एक तो हम नहीं करें एज, मतलब बहुत सारे एमआरएनए, वो एमआरएनए किस चीज के लिए बने? G1S साइक्लिन्स के, मतलब G1S में जितने भी प्रोटीन्स बन रहे हैं, उसको एक बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रमोट करना, ठीक है। तो भाई बात एकदम हमारी स्पष्ट समझ में आ रही है। तो G1S साइक्लिन्स में हो गया, और ये एस साइक्लिन को भी प्रमोट करता है, एस साइक्लिन्स को भी, इसको भी ये प्रमोट करता है, बट मेजरली ये किसको प्रमोट करता है? G1SCD के जब G1 फेज में होता है, और एस फेज में जाने वक्त में फिर ये एस साइक्लिन को करने लगता है। तो E2F इज अ जीन रेगुलेटरी प्रोटीन। इसको लोग दूसरे वर्ड में हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ठीक है ना, ये बड़ा पॉपुलर टर्म है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो ये E2F प्रोटीन है, E2F प्रोटीन, और ये डीएनए से बाइंड किया, और डीएनए ने G1SCD के प्रोटीन्स अभी बनाना शुरू कर दिया। हम ऐसे करके अभी बस बात बता रहे हैं, ठीक है। जब ये इसका काम हो गया, तो फिर ये किसको बनाना शुरू करता है? SCD के। अब देखिए क्या है स्थिति, कि अगर
ये एससीडीके को ही बनाता है। सोचो, तो क्या जीवन फेज में एससीडीके को प्रमोट किया जाएगा? यस और नो, हाँ या ना? जीवन फेज में हमको पूछा जा रहा है कि जीवन एस साइक्लिन्स, ओके, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? साइक्लिन ई, ये परिवार है। तो पहला इसमें टिक लगाते हैं। दूसरा लगाते हैं एस साइक्लिन्स। एस साइक्लिन्स को किससे से इंडिकेट करते हैं हम लोग? साइक्लिन ए। अब आपको बताना है कि जीवन फेज में इन दोनों में से किस पर टिक लगाएं? जल्दी। जीवन एस और इसको रोके, यही काम होता है। और जैसे ही एस फेज में एंटर कर गया, अब जीवन से एस फेज में एंटर कर गया, तो जीवन एस को रोके और एस फेज को प्रमोट करें, एस साइक्लिंग को प्रमोट करें। मतलब क्लियर कट हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि हमें अभी जो है जीवन साइक्लिंग्स को प्रमोट करना है। तो जीवन साइक्लिंग्स को प्रमोट अगर करना है तो E2F कैसे रेगुलेट होगा? कहते हैं E2F को किसके साथ जोड़ दो? रेटिनोब्लास्टोमा के साथ। जब ये दोनों जुड़े रहेगा तो जीवन एस साइक्लिन्स बनेगा। विज्ञान है रे बाबू। और जब E2F अकेले रहेगा तो फिर एस साइक्लिन्स बनाएगा। ये एकदम क्लियर कट एकदम बातें, कोई झाग झमेला बिल्कुल नहीं। ठीक है। ये इस प्रकार से एक बेसिक थॉट डेवलप किया गया E2F के बारे में। ठीक है, इससे पहले कि हम इसमें आगे बढ़े, हम चाहेंगे कि आपके मन में अगर कोई सवाल है तो सवाल भी आना चाहिए। इन S1 फेज, इन S फेज, कलम क्यों डांस कर रहा है? इन S phase, if RB binds to E2F, तो फिर क्या रिजल्ट होगा कि सिंथेसिस ऑफ S cyclins इनहिबिटेड। ऐसे समझना है कि अगर आरबी सेल एस फेज में एंटर कर गया है और आरबी प्रोटीन ने E2F को ब्लॉक कर दिया, एस साइक्लिन का सिंथेसिस भी क्या होगा? वो रोक दिया जाएगा। बोलेगा कहां गुरु, तुम्हारे साथ तो आरबी प्रोटीन जुड़ा हुआ है, यू आर नॉट परमिटेड टू मेक एस साइक्लिन्स। क्लियर कट, एकदम 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 बेसिक समझ वाली बातें जो है यहां पर वो डेवलप करती है। ठीक है, अब हम कहते भी हैं कि द एक्शन ऑफ E2F प्रोटीन इज इनहिबिटेड बाय आरबी प्रोटीन। और जब आरबी प्रोटीन मतलब आरबी प्रोटीन में हम फॉस्फेट जोड़ दें तो E2F फ्री हो जाता है। अब देखो, इसको भी हम आपको ऐसे डिस्कस करके बताते हैं कि अभी सेल जो है इसमें आरबी E2F जुड़ा हुआ है। ठीक है, अभी ये एस साइक्लिन के लिए इनएक्टिवेटेड। अब क्या हो रहा है यहां पर कि एक एटीपी मॉलिक्यूल खर्च किया जा रहा है। ठीक है, एंजाइम का नाम है काइनेज। अब जैसे ये फॉस्फेट है, ये फॉस्फेट जुड़ा और आरबी से जुड़ गया। जैसे ही आरबी से फॉस्फेट जुड़ेगा E2F अलग हो जाता है। अब E2F फ्री क्या हो गया? फ्री हो गया। तो हमसे अगर कोई सवाल पूछता है कि आरबी E2F से हमें दोनों को अलग करना है तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें करना चाहिए ये काम कि आरबी से हम लोग रेटिनोब्लास्टोमा को फॉस्फोराइलेटेड कर दें। और इसके लिए जो काइनेज होता है उस काइनेज को हम लोग क्या बोलते हैं? G1 SCDK। यही वो एंजाइम है, मतलब जीवन फेज में काम हो रहा होता है। तो लेट जीवन फेज में इसको फ्री कर दिया जाता है। साइंस में हम चीजों को 1 to 1 समझते हैं और जितना 1 to 1 समझेंगे उतना हम उन सब चीजों पर अपनी ग्रिप को भी डेवलप